आज हम ऐसे राज पर बात करने जा रहे हैं जो एक समय थे और शायद अब भी है दुनिया के सबसे बड़े और प्राचीन रहस्य में से एक, द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। ये पिरामिड्स इतने मिस्टीरियस है कि उनके बने होने के तरीके और उनमें छुपी हुई रहस्यों ने आज तक हमें रहस्य में डाल दिया है। क्या पिरामिड्स कब्रिस्तान थे, राजाओं के महल थे या फिर कुछ और? आज हम आपको रहस्यों की दुनिया में लेकर जाएंगे जो पिरामिड्स के अंदर छुपी हुई है। तैयार रही है क्योंकि यह सफ़र इतिहास के अंदर छुपी हुई मिथ्यों की तरफ लेकर जाएगा, जहां पर लॉजिक और रहस्य हमें एक साथ मिलते हैं। पिरामिड्स पर बहुत सालों से रिसर्च चल रही है। हर एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इसे समझने की कोशिश चल रही है, पर आज तक इसकी मिस्ट्री कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। इन्होंने एक एक पीस को एक साथ कैसे लाया और इन्होंने किस तरह के कंक्रीट का इस्तेमाल किया था और ये इतने परफेक्टली अलाइन कैसे है। बिना मशीन टेक्नोलॉजी के ऐसी चीज़ बनाना प्रैक्टिकली तो इम्पॉसिबल है। सिर्फ एक पिरामिड के अंदर ही 23 लाख लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया गया है। इन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना ही इतना मुश्किल है, तो इसको एकदम परफेक्ट पोजीशन में लाना तो दूर की बात है, पर इन्होंने इन दोनों चीज़ों को किया। पिरामिड्स के ये जो ब्लॉक्स देख रहे हो आप, इसमें से एक एक का वज़न करीब 2700 किलो से लेकर 60,000 किलो तक है। और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि आजकल जो आधुनिक क्रेन्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 किलो तक ही लिफ्ट कर पाते हैं। तो जब आज के समय में 20,000 किलो वज़न उठाना इतना मुश्किल है, तो आज से करीब 4,000 साल पहले उन्होंने ये सब कैसे किया? उन्होंने इतने बड़े ब्लॉक्स को कैसे इतने ऊपर ट्रांसपोर्ट किया होगा? अनुमान लगाया जाता है कि द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिज़ा को बनाया गया था 2560 BCE राजा खुफू के द्वारा। ये पिरामिड्स नाइल नदी के किनारे लोकेटेड है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा ये एकलौता पिरामिड्स नहीं है, बल्कि इसके जैसे दिखने वाले 2 और पिरामिड है इसी के आसपास। इसमें से सबसे ऊंचा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा। इससे छोटा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ खापरे। कहा जाता है कि खुफू के बेटे खापरे ने इसे बनवाया था। तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड है इसमें से, जो कि है द पिरामिड्स ऑफ मेनकौरे, और कहा जाता है कि खापरे के बेटे ने इसे बनवाया था। उस ज़माने के इकलौते ऐसे मॉन्यूमेंट्स नहीं है, बल्कि इसके अलावा टोटल में बताया जाता है कि 118 पिरामिड्स हैं, अलग अलग शेप्स और साइज़ के। इसमें से कई पिरामिड्स पृथ्वी के वातावरण की वजह से टूटकर मलबा हो चुके हैं, बहुत कम अच्छी कंडीशन में है, बहुत कम अच्छी कंडीशन में बचे हैं, और सबसे अच्छे और वेल प्रिजर्व यही 3 पिरामिड्स है, स्पेशली द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा। चलिए अब देखते हैं कि क्या कारण था इसे बनाने के पीछे। आखिर क्यों बनाया था द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिज़ा को और बाकी पिरामिड्स को? इन पिरामिड्स में हमें ढेर सारे लेख, टेक्स्ट और ड्राइंग मिले हुए हैं, जहाँ पर बता रखा है कि इन्हें एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। ये जो इजिप्शियन लोग थे वो आफ्टर लाइफ में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि मरने के बाद भी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, बल्कि मौत के बाद हमारी आत्मा अंडरवर्ल्ड में जाती है, जहाँ पर भगवान हमारी आत्माओं को जज करते हैं। और उस आफ्टर लाइफ को प्रिपेयर करने के लिए वो अपने लिए बहुत सा खाना, खजाना, ज्वेलरीज, कपड़े, ये सब सारी चीज़ें अपने साथ पिरामिड्स में रखते थे कि ये सब हमें आफ्टर लाइफ में काम आएगा। उनके मरने के बाद उनके बॉडीज़ को ममीफाई किया जाता था और एक कॉफिन में दफना दिया जाता था। वैसे तो द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा के अंदर अभी तक एक भी ममी नहीं मिली है। जब आर्कियोलॉजिस्ट पिरामिड्स के अंदर गए तो उन्हें वहाँ पर सिर्फ 3 चीज़ें और एक खाली ताबूत मिला। वो 3 चीज़ें थी, एक हुक, एक बॉल और कुछ वुडन के फ्रेगमेंट्स। और जो खाली ताबूत था वो माना जाता है कि खुफू का था, और बाकी जो खजाना और जो कुछ भी चीज़ें उसके आसपास होनी चाहिए थी वो अज्यूम किया जाता है कि इतने सालों में कोई ना कोई उसे लूट कर ले गया होगा। चलिए अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। आखिर पिरामिड को कैसे बनाया होगा, क्या तरीके अपनाए होंगे पिरामिड्स को 4000 साल पहले बनाने में? उस ज़माने में कैसे उन लोगों ने 137 मीटर की बिल्डिंग खड़ी कर दी, जिसे इतने बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है,
जिसका वजन 2700 केजी यानी किलोग्राम से 70,000 किलोग्राम तक है। हर एक पत्थर को इतने बारीक तरीके से काटा गया है, जबकि काटने के लिए कोई टूल भी उस वक्त नहीं था। इन पत्थरों को एक के ऊपर एक लगाकर कैसे रखा गया, जबकि उस वक्त पहियों का भी खोज नहीं हुई थी। और ये सब उन्होंने कर दिखाया 20 सालों के अंदर अंदर। गीज़ा के कंस्ट्रक्शन में 3 तरह के पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। इनिशियल के लिए ग्रेनाइट यानी इंटीरियर जो होता है उसके लिए ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया था। बाकी के स्ट्रक्चर के लिए येलो लाइमस्टोन और सबसे बाहर की जो लेयर है उसके लिए वाइट लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया गया था। ज़्यादातर ये पत्थर आसपास के एरिया से ही लाए गए थे। उस वक्त इन पत्थरों को काटने के लिए कॉपर का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि उस वक्त के जो भी हथियार औजार थे वो ज़्यादातर कॉपर के ही बनते थे। और ग्रेनाइट जैसे हार्ड पत्थर को काटने के लिए वो डोलेराइट का इस्तेमाल करते थे। आगे बढ़ने से पहले पिरामिड्स के बारे में जो मीथ है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पुराने ज़माने में और कई सालों पहले लोगों को ऐसा लगता था कि पिरामिड्स को ऐसे लोगों ने बनाया है जो कि स्लेव लेबर थे, यानी लोगों को मार पीट कर उनसे काम करवाया गया था। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिल्मों में हमें अक्सर दिखाया जाता है कि पिरामिड्स को बनाते वक्त स्लेव लेबर का इस्तेमाल किया गया था और गरीब लोग यहाँ पर मजबूरी में काम करते थे। इसके जो मालिक थे उन्हें मारपीट करके काम करवाते थे। काफ़ी समय तक लोगों को ऐसा लगता था कि इन्हीं स्लेव लेबर ने इस पिरामिड को बनाया था, लेकिन आज के दिन हम जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग इस पिरामिड्स को बनाने के लिए काम कर रहे थे वो बहुत ही स्किल्ड लेबर थे और उनका काफ़ी ख्याल भी रखा जाता था। इसके अलावा शहर के लोग फ्री टाइम में आकर उनका हाथ बटाते थे। एक तरीके से उस वक्त के लोग काफ़ी यूनाइटेड थे इस चीज़ को लेकर। अनुमान लगाया जाता है कि 20,000 से 30,000 वर्कर लगे होंगे इस कंस्ट्रक्शन में। अब बात करते हैं कि इन पत्थरों को कैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया होगा, कैसे मूव किया गया होगा इतने बड़े भारी पत्थरों को। उस समय पहिए भी नहीं थे, किसी चीज़ पर पहिए लगाए, पत्थर उसमें डाला और ले गए। इसे मूव करने में एक थ्योरी बताई जाती है। आप ये पेंटिंग देखिए जो पाई गई थी देहूती होटेप के मकबरे में, जो कि 1900 BC का है। इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं कि कई लोग ये स्टैचू को सरका कर लेकर जा रहे हैं रस्सियों की मदद से। इस पेंटिंग को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि कैसे एक आदमी स्टैचू के सामने पानी गिराने लगा रहा है रेत के ऊपर। शुरू में आर्कियोलॉजिस्ट को लगा कि ये एक उनका कोई रीति रिवाज होगा, लेकिन एक फिजिसिस्ट डैनियल बॉर्न और उनकी टीम ने खोज की तो पता चला कि रेत में अगर सर्टन अमाउंट में पानी मौजूद होगा तो ज़मीन और ज़मीन के ऊपर जो घिसने वाली चीज़ है उसका फ्रिक्शन काफ़ी कम होगा। इसकी वजह से गीले रेत में भारी चीज़ों को खिसकाना काफ़ी आसान होता है। चलिए अब ये तो मान लेते हैं कि इन पत्थरों को सरका के खिसका के एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया गया होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन पत्थरों को एक के ऊपर एक कैसे रखा गया। इसके लिए भी एक थ्योरी बताई जाती है। इसके लिए उन्होंने एक रैंप बनाया होगा जो कि एक स्ट्रेट स्लोप था ग्राउंड से लेकर टॉप तक। इन स्लोप पर पत्थरों को धक्का मारने के लिए उन्होंने एक सिस्टम का यूज़ किया जहाँ पर उन्होंने लकड़ी के डंडे गाड़ दिए। रैंप पर आप देख सकते हैं। फिर उन्होंने रस्सियों का इस्तेमाल किया उन डंडों के अराउंड उस पत्थर को ऊपर खींचने के लिए, कुछ इस तरीके से जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसे सजेस्ट किया था जोसेफ वेस्ट के द्वारा 2014 में। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पिरामिड्स का हर एक लेवल कंप्लीट करने के बाद इन लोगों ने नया स्लोप बनाया होगा ताकि स्लोप का एंगल ज़्यादा ना हो। स्लोप को पीछे तक ले गए होंगे, यानी स्लोप को ज़्यादा दूर से शुरू किया जाना चाहिए ताकि स्लोप कम हो और लोगों को चढ़ने में आसानी हो, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके अलावा एक और थ्योरी है जो कहती है कि उन्होंने एक लीवर का सिस्टम इस्तेमाल किया होगा इन पत्थरों को एक के ऊपर एक रखने के लिए। ड्राइंग में देखिए किस तरह ये काम करता है। बेसिकली एक मिडल पॉइंट ले लिया जिसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो, उसके ऊपर एक डंडा लगाया और डंडे के दूसरी तरफ कुछ वजन डाला और उसको फिर घुमाकर पत्थरों पर प्लेस कर दिया। ये दोनों थ्योरी सुनने में तो काफ़ी परफेक्ट लगती है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है कि कंस्ट्रक्शन टाइम यानी उसे बनाने का समय। हम जानते हैं कि पिरामिड्स को 20 साल के अंदर कंप्लीट करा गया। अगर 20 साल लोग इसी तरीके से पत्थर को ट्रांसपोर्ट करेंगे
तो हर एक 3 मिनट में एक एक पत्थर यहाँ पर प्लेस किया जाना चाहिए साल के हर एक दिन पर, जो कि प्रैक्टिकली काफ़ी असंभव सा लगता है। इतनी स्पीड से उन्होंने कैसे काम किया होगा। यही कारण है कि आज तक ये मिस्ट्री कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। अब बात करते हैं पिरामिड की बाहरी कंस्ट्रक्शन के बारे में। पिरामिड्स की जो बाहरी लेयर है उसके बारे में, उसे कैसे बनाया होगा। पिरामिड्स की जो बाहरी लेयर है वो बनी है वाइट लाइमस्टोन से, जिसका मतलब ये है जब भी यहाँ पर सनलाइट आती थी ये सारे पिरामिड्स बहुत चमकते होंगे। ये एक चीज़ है जो हजारों सालों बाद टूट गई है, लेकिन खापरे की पिरामिड्स में ऊपर थोड़ा सा आप अभी भी देख सकते हैं इस लेयर को। अब कंस्ट्रक्शन के आगे चलकर हम बात करते हैं पिरामिड्स की डिज़ाइन की। सबसे मिस्टीरियस चीज़ है इसकी डिज़ाइन। इन पिरामिड्स की चारों डायरेक्शन नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट की तरफ एग्जैक्टली पॉइंट आउट करती है। बहुत ही छोटा सा निग्लिजिबल एरर इसमें आता है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है विदाउट एनी इक्विपमेंट, विदाउट एनी कंपास के। इसके लिए भी साइंटिस्ट की अलग अलग थेरीज है। पहली थेरीज ये बताती है कि जब धरती पर दिन और रात एग्जैक्टली इक्वल होते हैं तब ज़मीन पर पड़ने वाली शैडो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होती है, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में। अगर इजिप्शियन ने इस तरीके का इस्तेमाल किया था तो जो एरर उनकी कैलकुलेशन में आया था वही एरर इस शैडो में भी मौजूद होता है। इस थ्योरी को हम ऑटोनॉम इक्विनॉक्स कहते हैं। दूसरी थ्योरी ये बताती है कि आसमान में जो तारे हैं उसे देखकर उन्होंने इसे अलाइन किया होगा। 1989 में रॉबर्ट बवाल एक ऑथर थे, उनके ओरियन कोरिलेशन थ्योरी के द्वारा जो 3 पिरामिड्स ऑफ गिज़ा है वो एक्चुअली में ओरियन बेल्ट के जो तारे हैं उनके 3 तारों के स्ट्रेट लाइन में अलाइन है। उनका मानना है कि इसकी मदद से ये 3 पिरामिड्स इतने अलाइन है। लेकिन 1999 में एक्चुअली में साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को टेस्ट किया तो पता चला कि ये 3 पिरामिड्स एग्जैक्टली ओरियन के जो स्टार्स है उसके साथ मैच नहीं करते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि इतने सालों बाद ये स्टार्स की अलाइनमेंट थोड़ी सी हिल गई होगी। वैसे तो कुछ अजीबोगरीब थ्योरी भी है जो कहती है कि पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया था। ऐसा हम तभी कह सकते हैं जब हमारे पास कोई ठोस सबूत ना हो, जब हमारे पास कोई आंसर्स ना हो, तभी हम ऐसे अजीबोगरीब थ्योरीज देते हैं। लेकिन आज तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है जहाँ पर ये कह सके कि एलियंस ने इसे बनवाया होगा। पिरामिड्स के इन रहस्य को समझने में हमारे सामने कई चैलेंजेस आए हैं। प्राचीन इजिप्शियन के पास इतनी ताकत कैसे थी? उनकी टेक्नोलॉजी, मैन पावर और आर्किटेक्चर का नॉलेज आज तक हमारे लिए अधूरा है। लेकिन ये चैलेंजेस हमारी रुचि और रिसर्च को और भी मजबूत बनाते हैं। रिसेंट आर्कोलॉजिकल डिस्कवरी, नॉन इन्वाजिव स्कैन और लीडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल से हम और भी नए रहस्यों से पर्दा उठा सकते हैं। और हाँ, पिरामिड्स के रहस्यों को समझने का सफ़र जारी रहेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।